हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं लिमिट्स, और लिमिट्स में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पे बात करेंगे दैट इज कॉल्ड एज सैंडविच और स्क्वीज प्ले थ्योरम। ठीक है, सो मैथ्स के हिसाब से नाम थोड़े अजीब लगते हैं बट बहुत ही रिलेटेबल है। इनका जो मीनिंग है वो थ्योरम से बहुत मैच करेगा। ठीक है, बस आप ध्यान से देखना। नाउ सबसे पहले इस थ्योरम का जो यूज है वो बेसिकली नीड क्या है हमारे पास। ठीक है, अब एफ एक्स मेरा एक फंक्शन है, ठीक है, जिसकी मैं लिमिट निकालने की कोशिश कर रहा हूं किसी पॉइंट x इक्वल्स टू ए पे। और फंक्शन थोड़ा अजीब सा है, अटपटा सा, ऐसा कि मेरा जो कोई भी जो मेथड्स मैंने पढ़े हैं, मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स में, वो कोई भी काम नहीं कर रहा। ठीक है, फिलहाल के लिए ये सिचुएशन में मैं फंसा हुआ हूं कि एफ एक्स की मैं x इक्वल्स टू ए पे लिमिट निकालने की कोशिश कर रहा हूं। वो मेरे को कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म जरूर दे रहा है बट मेरा कोई मेथड काम नहीं कर रहा है। क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपनी थोड़ा सा, आपको ये जो काम है बड़ा केयरफुली करना है कि यहां पे अलजेब्रिकल स्किल्स तुम्हारे काम आएंगे, कि दो ऐसे फंक्शन निकालूंगा, दो ऐसे फंक्शन सच दैट कि ए की नेबरहुड में जो एफ एक्स है वो हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करता है। लेट्स से कि जो दो फंक्शन है वो जी एक्स और एच एक्स है, सो एफ एक्स हमेशा जी एक्स और एच एक्स के बीच में रहता है इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए। क्लियर? चलो मैं लिख देता हूं यहां पे बोर्ड पे। सबसे पहले लेट एफ जी एंड एच आर functions such that fx is always less than equals to some hx and always greater than equals to some gx for every x in, I can say, neighborhood मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, नेबरहुड ऑफ x इक्वल्स टू ए, जिस पॉइंट पे मैं लिमिट निकालने की कोशिश कर रहा हूं। सो ए की नेबरहुड में f हमेशा इस इनइक्वालिटी को होल्ड करता है। ठीक है, सो f मेरा नोब फंक्शन है जिसको मुझे निकालनी है। मुझे ये gx और hx खुद से इससे मैचिंग कुछ ऐसे फंक्शन निकालने हैं। इस चीज का ध्यान में रखता हुआ कि इनइक्वालिटी हमेशा वैलिड रहे, और ऑब्वियसली लिमिट निकालने की कोशिश कर रहा हूं तो gx और ऐसे थोड़ा सिंपल फंक्शन भी होने चाहिए कि जिनकी मैं लिमिट निकाल भी सकूं, अब gx hx दोनों की लिमिट मुझे पता है, नोन है, यानी कि मैं अब मेरे पास वो प्रॉब्लम नहीं है fx वाली कि इसकी मैं लिमिट नहीं निकाल सकता हूं, इनकी मैं निकाल सकता हूं। ऐसे मुझे दो फंक्शन बनाने हैं, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना है, और x इक्वल्स टू a की नेबरहुड में बात कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर इस केस में कि जो लिमिट है gx की, किसकी? gx की लिमिट कुछ l है और एक पे hx की जो लिमिट है वो भी कोई l है, तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट से और इस इनइक्वालिटी से क्या ये मैं कह सकता हूं, डज इट इंप्लाइज दैट कि लिमिट जो है f की वो भी l होगी, वो भी l होगी। देखो ध्यान से, ये जो प्रोसेस था, हमने f को स्क्वीज करा बिटवीन टू फंक्शंस gx एंड hx, दैट्स व्हाई द नेम इज स्क्वीज प्ले थ्योरम। अलजेब्रिकली थोड़ा ध्यान रखना है इन इक्वेशंस का, कुछ गलत ना स्टेप हो जाए आपका। अब fx हमेशा gx और hx के बीच में रहता है। a पे मैं बात कर रहा हूं, a पे g की लिमिट l है, h की लिमिट l है, तो f की भी डेफिनेटली l ही होनी चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। डायग्रामेटिकली ऐसा देख लेते हैं, मान लो ये मेरा कोई फंक्शन है f, ठीक है, और ये कोई फंक्शन है hx, ये आपका बीच में फंक्शन hx, और यहां से कोई ऐसा फंक्शन है जो gx है। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है x इक्वल्स टू a। अब इस पॉइंट की नेबरहुड में f जो है वो हमेशा बीच में है, किसके? h और g के। सो ये अगर इस पॉइंट पे l को अप्रोच कर रहा है, किसी वैल्यू l को अप्रोच कर रहा है, h g भी l को अप्रोच कर रहा है, तो डेफिनेटली फिर f को भी l को अप्रोच करना होगा। करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब सैंडविच की बात करते हैं। चलो, एक सैंडविच में क्या होता है, मेरी ऊपर ब्रेड है, नीचे ब्रेड है, बीच में एक चीज का स्लाइस है, ठीक है, मैं बाइट करता हूं
ऊपर वाला ब्रेड कट रहा है, नीचे वाला कट रहा है, तो यार बीच में चीज है वो भी तो कटेगा ना, ठीक है। सो दिस इज द लॉजिक। देखो ध्यान से, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। जो मुश्किल काम है इसमें, मतलब लॉजिकली सब कुछ क्लियर है, बट जो इंपॉर्टेंट काम है करने वाला वो ये है, ये स्क्वीज प्ले वाला काम, ठीक है। आपको एफ को जी और एच के बीच में जब स्क्वीज करना है तो बेसिकली जी और एच मुझे खुद से अभी डिजाइन करने हैं ये फंक्शंस, एफ को ध्यान में रखते हुए कि एफ हमेशा इन दोनों के बीच में रहे, और जी और एच ऐसे फंक्शंस जिनकी मैं लिमिट इवैल्यूएट कर पाऊं। और अगर उसके बाद अगर दोनों इंडिविजुअली एल को अप्रोच कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली एफ भी एल को ही अप्रोच करेगा। क्लियर? दिस इज द सैंडविच थ्योरम। आई होप कि आपको डेफिनेशन या इसकी जो लॉजिक चीजें वो क्लियर हो गई होंगी। मैं जल्दी से एक एग्जांपल लेता हूं, फिर एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। सो वेट फॉर दैट। ओके, सो ये एग्जांपल देखो जल्दी से, सैंडविच थ्योरम पे बेस्ड, ठीक है। इट सेज फॉर एग्जांपल मुझे लिमिट निकालनी है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2 अपॉन x, साइन ऑफ 2 अपॉन x। देखो ध्यान से, अब x जब 0 को अप्रोच कर रहा है तो x स्क्वायर ऑब्वियसली 0 को अप्रोच कर रहा है, साइन 2 अपॉन x, 2 अपॉन x क्या होगा? इन्फिनिटी। अब x साइन के अंदर रखा हुआ है इन्फिनिटी। साइन होता क्या है? बाउंडेड फंक्शन होते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली इट इज अ बाउंडेड फंक्शन विच ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1, बट इनपुट क्या है? इन्फिनिटी है। साइन की इनपुट कुछ मर्जी हो, कुछ ना कुछ वैल्यू तो देगा, बट इन्फिनिटी नॉट डिफाइन है, तो नॉट डिफाइन मुझे एक्चुअली पता नहीं कितना है, तो ये नहीं पता कितना, तो मुझे एक्चुअली साइन अब यहां पे क्या वैल्यू दे रहा है? वो एक इनडिटरमिनेट वैल्यू दे रहा है, मुझे नहीं पता वो वैल्यू क्या है। क्लियर? ये एक इनडिटरमिनेट वैल्यू है, ये 0 को अप्रोच कर, अलग बात है, मुझे ऑल ओवर इसकी लिमिट निकालनी है, ठीक है। चलो, सो वही जो साइन एक्स की बाउंडेडनेस का जो कंसेप्ट है उसको यूज करते हैं। मुझे पता है कि साइन एक्स हो चाहे 2 अपॉन एक्स हो, जो मर्जी हो, इट विल ऑलवेज बी लाइज बिटवीन -1 to 1। ये हमेशा आपका -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, क्लियरली। अब सेकंड स्टेप में इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया आपका -x स्क्वायर, ठीक है। याद रखना इनइक्वालिटीज का मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इनइक्वालिटी बदलेगी नहीं। सो ये आपका आ गया x स्क्वायर साइन ऑफ 2 अपॉन x लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक काम करते हैं, लिमिट लगा देते हैं स्टेप में, ठीक है। तो ये आपका पहला स्टेप जो हमने बेसिक एक अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंगली इस चीज का यूज किया, किसका? कि साइन एक्स की बाउंड्रीनेस का यूज किया। फिर उसके बाद इस फंक्शन को बनाना था, तो कुछ नहीं है, दोनों साइड एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, आपका एफ एक्स बन गया, ये जी एक्स, ये एच एक्स, हमेशा एफ एक्स एच एक्स जी एक्स के बीच में लाई करेगा। लिमिट लगा देते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूं, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0, यहां पे मेरे पास माइनस का एक्स स्क्वायर, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, यहां पे है एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2 अपॉन एक्स, एंड लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, यहां पे है एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये लिमिट मुझे निकालनी है। इसकी वैल्यू कितनी? 0 पे -x स्क्वायर, 0 को अप्रोच कर रहा है, एक्स स्क्वायर वो भी 0 को अप्रोच कर रहा है, तो बेसिकली ये देखो ध्यान से, मान लो इसकी जो वैल्यू है वो कुछ L है, जो रिक्वायर्ड लिमिट L मुझे निकालनी है, मुझे नहीं पता L मैं निकालने वाला हूं। अब L किसके बीच में है? 0 और 0 के बीच में, तो L 0 और 0 के बीच में है, तो फिर L भी 0 ही होगा। क्लियरली इट डज इंप्लाइज दैट L विल बी इक्वल्स टू 0। सो इस फंक्शन की जो लिमिट है x इक्वल्स टू 0 पे, वो भी 0 ही है, ठीक है। सो ये सिंपल सा एग्जाम्पल था। इसमें क्या चीजें देखी हमने? जैसे मैंने बोला, दो काम है, एक तो स्क्वीज प्ले करने वाला काम है कि आपको एफ एक्स को एच और जी के बीच में स्क्वीज करना है। देन सैंडविच तो नाम से था लॉजिकली, तो वो आपको क्लियर ही है। सैंडविच का काम यहां से आता है कि अगर एल 0 और 0 के बीच में है तो फिर एल भी 0 ही होगा, ठीक है। वही है, दो ब्रेड्स के बीच में चीज को तो फिर कटना ही कटना है बेचारे को। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। लेट्स से you need to find the limit x approaching to 0। यहां पे मेरे पास x अपॉन a जिंट ऑफ सम b अपॉन x, ठीक है। x अपॉन a जिंट ऑफ b अपॉन x। सो
बस यहाँ पे एक चीज़ है कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल मैं ले रहा हूँ तो इसलिए अब इसकी लिमिट निकालनी है। x अपॉन ए मुझे दिख रहा है कि ये किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। ये b अपॉन एक्स, x 0 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। बॉक्स के अंदर, किसके अंदर, जेंट के अंदर इन्फिनिटी है। सो बेसिकली 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो लिमिट कैसे निकाली जाए, ठीक है। तुम सोचो कि अगर यहाँ पे कुछ सैंडविच थ्योरम अप्लाई होनी है तो मुझे क्या चाहिए, ऐसा फंक्शन जिसके बीच में ये फंक्शन लाई करता है। और यहां पे एक रखा हुआ क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की एक प्रॉपर्टी याद करो जल्दी से, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की जो प्रॉपर्टी है, इट सेज इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू एक्स एंड ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स माइनस 1। याद है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर मैं 2.2 की बात कर रहा हूं तो जेंट ऑफ 2 क्या होता है, 2 के इक्वल होता है। अगर ये इंटीजर होता तो ये इधर से इक्वालिटी आ जाती। अगर ये इंटीजर नहीं है तो जैसे 2.2 है तो फिर इसकी जेंट वैल्यू 2 होती। ऑब्वियसली फिर ये 2 से छोटा था और 1 से तो बड़ा था। तो ये सिंपल सी जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ रखी है, मैं तो बस एग्जांपल लेके वेरीफाई करा रहा हूं, ठीक है। चलो, अगर ये वैलिड है तो फिर ये इस पे भी लगेगी। तो इस पे लगाता हूं तो मेरे को लगता है कि जेंट ऑफ b अपॉन x विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू b upon x and will always be greater than b upon x minus 1। b upon x minus 1। अगले स्टेप में मैं a upon x से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो a upon x से मल्टीप्लाई करता हूं दोनों साइड, सो ये आ जाएगा a upon x मल्टीप्लाइड बाय b upon x minus 1 ग्रेटर देन, सॉरी, x upon a, इट इज x upon a box b upon x less than equals to x upon a and b upon x, ठीक है। एक तो अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, अगले स्टेप में। चलो यहां पे आ जाते हैं हम। देखो जरा ध्यान से, नेक्स्ट स्टेप में ये मेरा आ गया, इसको अंदर लेके जाऊंगा तो ये x कटेगा। सो बेसिकली क्या मिल जाएगा, b अपॉन ए माइनस, यहां पे आ गया x अपॉन ए लेस देन x अपॉन ए बॉक्स ऑफ b अपॉन x एंड लेस देन इक्वल्स टू, ये आ गया आपका b अपॉन ए, ठीक है। यहां से ये x कटेगा। हमें इसकी लिमिट चाहिए तो लिमिट लगा दो। अब लिमिट क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 लगाता हूं तो ये बन जाएगा b अपॉन ए माइनस x अपॉन ए लेस देन लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन ए बॉक्स b अपॉन x लेस देन इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये तो कांस्टेंट ही बच गया, b अपॉन ए, ठीक है। ये जो मुझे रिक्वायर्ड लिमिट है, लेट इट्स वैल्यू बी l। अब ये देखो 0 पे ये तो कांस्टेंट है क्या, b अपॉन ए, ये b अपॉन ए, x 0 है तो इसको 0 रखा तो क्या बचा आपका, यहां से भी b अपॉन ए बच गया। अब देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू दिस ऑल कंसेप्ट, L आपका b अपॉन ए के बीच में लाई करता है। सो देयरफॉर L मस्ट बी इक्वल्स टू b अपॉन ए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द सैंडविच थ्योरम इज ऑल अबाउट, ठीक है। फिर बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपका ये स्क्वीज करने वाला, इसको ध्यान से करना। थोड़ा एल्जेब्रिकल इनइक्वालिटीज पे आपको नॉलेज होनी चाहिए और फंक्शन जो रिक्वायर्ड गिवन होगा उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि पहले एग्जांपल में साइन एक बाउंडेड फंक्शन होता है -1 से 1 में, ये आपको पता होना चाहिए था। यहाँ पे ये जेंट एक्स की जो प्रॉपर्टी काम आई कि जेंट एक्स हमेशा x और x माइनस के 1 के बीच में है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर हमने थोड़ा सिंपल अपने जो इनइक्वालिटी पे ध्यान दिया उसको करना है और बाकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे
थोड़ा सा हमें केयरफुल रहने की जरूरत थी कि हम x अपॉन a से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो इनइक्वालिटी चेंज हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती, हो भी रही है, नहीं भी हो रही है, फर्क तो कोई नहीं पड़ रहा। अगर ये बदल भी जाती तब भी आपका ये l b अपॉन a के बीच में आना था, चाहे इधर से आए चाहे इधर से आए, ठीक है। सो वो कोई टेंशन नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर भी आई सजेस्ट कि बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस। चलो मैं एक आधा एग्जाम्पल और देता हूं, फिर हम थोड़ा देखते हैं कि और क्या क्या हमारे सामने आ सकता है। क्लियर, नोट करो इसको। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, ठीक है, पहले समझ लो प्रॉब्लम को। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 3 अप टू n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 10। n कितना है? इन्फिनिटी है। अगर मैं यहाँ पे इंडिविजुअल इस लिमिट की बात करूंगा तो ऊपर n है, नीचे n स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, जीरो नहीं है। ये टर्म भी जीरो को अप्रोच कर रही है, ये टर्म भी जीरो को अप्रोच कर रही है, सारी टर्म जीरो को अप्रोच कर रही है। तो 0 0 0 0 क्यों नहीं है? जीरो इसलिए नहीं है, पहले तो एग्जैक्ट जीरो नहीं है, पहले तो एग्जैक्ट जीरो नहीं है। मैं कह सकता हूं कि बहुत छोटा है, बट उसकी कुछ तो वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू, ठीक है। अब ये कितनी टर्म्स हैं? इनफाइनाइट। सो इनफाइनाइट नॉन जीरो टर्म मिलके कुछ फाइनाइट वैल्यू दे सकती है तुम्हें, दे सकती है कि नहीं दे सकती? समझ रहे हो प्रॉब्लम को? देखो ये नहीं है कि 0 0 0 0 करके सारा जीरो कर दिया। अगर तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती तो मैं कर देता कि फाइनाइट जीरो को अप्रोचिंग टर्म जीरो को ही अप्रोच करेंगे, ठीक है। मान लो f प्लस जी होता, f और g दोनों को जीरो को अप्रोच कर रहे, तो मैं कह देता कि f प्लस जी भी जीरो को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि दो ही टर्म है। 3 होती तब भी मैं कहता, 4 होती तब भी मैं कह देता, बट यहां पे बात हो रही है इन्फिनिटी की। अब इनफाइनाइट टर्म्स जीरो को अप्रोच करती हैं, तो ऐसी इनफाइनाइट छोटी 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 टर्म्स मिलके आपको किसी कोई फाइनाइट वैल्यू को कन्वर्ज हो सकती हैं। क्लियर, हो सकती हैं। तो आई होप कि क्वेश्चन क्लियर है कि इसका आंसर जीरो तो नहीं है, अब कुछ फाइनाइट वैल्यू आंसर आ सकती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि नीचे एन स्क्वायर प्लस 1 एन स्क्वायर प्लस 2 एन स्क्वायर प्लस 3, डिनोमिनेटर बदल रहा है, ऊपर हमेशा एन है। तो अब ये तो नहीं है कि मैं इसको सिंप्लीफाई कर लो, इंडिविजुअली करने वाला काम तो डिस्कार्ड कर ही चुके हैं, तो इंडिविजुअली तो जीरो कर नहीं सकता मैं। अब उसके बाद बचता क्या कि सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई कर लो मतलब कि ये कुछ सीरीज है तो ऐड हो जाए, ऐड भी नहीं हो सकती क्योंकि डिनोमिनेटर सबके बदल रहे हैं, तो डिनोमिनेटर बदल रहे हैं, तो ऐसी कोई हमने मेथड तो पढ़ा नहीं है। इन दिस पर्टिकुलर केस तो मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा, अगर है भी तो कुछ ऐसा, ठीक है, कि मैं इसको ऐड कर लूं, कुछ सिंप्लीफाई कर लूं। अब सैंडविच थ्योरम वाला जो है वो दिमाग में आता है, ठीक है, कि सैंडविच थ्योरम को हम सोचते हैं कि वो काम करती है। ये फंक्शन जो मेरे सामने है थोड़ा अजीब सा रखा हुआ है, तो इसके आसपास वाले कोई फंक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक एक टर्म करके पकड़ेंगे इसको, किसको? एक एक टर्म करके पकड़ेंगे। सबसे पहले इसकी बात करता हूं। अगर मैं एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 की बात करूं तो क्लियरली ये किसके इससे बड़ी है। मेरे दिमाग में क्यों चल रहा है? क्योंकि डिनोमिनेटर अगर सेम होता ना तो ऐड हो जाती टर्म्स। सो डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, डिनोमिनेटर में अगर ये 1 है तो यहां पे इक्वालिटी होल्ड कर रही है। अगर डिनोमिनेटर को मैं सबसे बड़ा n रख दूं तो फिर ये हमेशा इससे छोटी है। सही है, ये टर्म इससे बड़ी है, खुद से बड़ी है या फिर इक्वल है बेसिकली, और इससे तो छोटी होगी ना। देखो ऊपर n सब जगह सेम है, डिनोमिनेटर में इधर n स्क्वायर प्लस 1 है, n स्क्वायर प्लस 1 है, यही तो वेरिएबल है जो चेंज हो रहा है। ये वाली टर्म पॉइंट, ये जो यहाँ पे जो नंबर आ रहा है 1 2 3 4, अगर ये सबसे बड़ा कर दूं तो फिर ये इससे छोटा है, सबसे छोटा कर दूं तो इक्वल आ रहा है इस केस में। सिमिलरली दूसरी टर्म के लिए अगर मैं देखूं कि n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2, ये बड़ा किससे है? n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 से बड़ा है, और छोटा किससे है? ऑब्वियसली n अपॉन एन स्क्वायर प्लस n से तो छोटा ही होगा। यहां पे सबसे बड़ा नंबर रख रहा हूं तो उससे तो छोटा ही आएगा, सबसे छोटा रख रहा हूं तो फिर बड़ा ही आएगा। सिमिलरली अगर आप इसको ऐसे कंटिन्यू करते जाओ तो ये जो लास्ट टर्म है दैट इज n अपॉन एन स्क्वायर प्लस n, ये मेरे को मिलेगा लेस देन इक्वल्स टू n अपॉन एन स्क्वायर प्लस n से, और ये बड़ा होगा किससे? n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 से, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था
कि ये जो काम है स्क्वीज करने वाला, ये जो स्क्वीज प्ले है, ये थोड़ा सा गेम जो है ये जो थोड़ी सी टीडियस है, ठीक है। ये दिमाग में आना चाहिए, वो थोड़ी सी आपकी बेसिक अलजेब्रिकल जो नॉलेज है, नॉलेज अबाउट द सीरीज की, या सीरीज को कैसे करके ऐड हो जाए तो मेरा काम बन जाए। ऐड होने के लिए डिनोमिनेटर सेम होता तो मैं ऐड कर लेता आसानी से। अब डिनोमिनेटर सेम नहीं तो मैं कुछ कर तो सकता हूँ कि इसके बीच में, या फिर जबरदस्ती कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। डिनोमिनेटर एन स्क्वायर प्लस 1 है, इससे बड़ा होगा, इससे हमेशा छोटा होगा। एन स्क्वायर प्लस 2 इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा। ये इससे छोटा होगा, इससे बड़ा होगा। यहाँ पे इधर से इक्वालिटी आ रही है। अब क्या करो, सबको ऐड कर दो। जैसे ही मैं सबको ऐड करता हूं, क्या करता हूं, सबको ऐड करता हूं तो देखो क्या बनता है। इधर से देखा जाए तो सबका डिनोमिनेटर सेम है, कितना, एन स्क्वायर प्लस 1, और एन 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 कितनी टाइम्स, एन टाइम्स। सो ये आ गया आपका एन टाइम्स एन, यानी कि एन स्क्वायर, नीचे क्या आ गया, एन स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इस पूरे को मैं कुछ फंक्शन का नाम दे दूं एफ एन। सो ये आपका आ गया कितना, एफ एन। इधर से जब मैं ऐड कर रहा हूं तो ये एन एन एन, डिनोमिनेटर में कितनी टर्म्स है, एक से लेके एन तक गए थे हम, एक से लेके एन तक, एन टाइम्स एन, अगेन ऊपर एन स्क्वायर, पर डिनोमिनेटर में कितना अब, एन स्क्वायर प्लस एन। देखो ये मैंने एक फंक्शन निकाला, क्या, जी एन या एच एन। ये मैंने एक फंक्शन निकाला, क्या, एच एन। ये क्या है आपका एफ एन। एफ एन हमेशा एच एन से बड़ा है, जी एन से छोटा है। बस लिमिट लगा दो। लिमिट क्या, जो हमें रिक्वायर्ड लिमिट है, एन टेंडिंग्स टू इंफिनिटी। इंफिनिटी में ये आ गया आपका एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, और ये मैं मान लेता हूं ये लिमिट एल है, ठीक है, कि ये जो रिक्वायर्ड लिमिट एल है, और यहां पे लिमिट एन टेंडिंग्स टू इंफिनिटी एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये लिमिट की बात करते हैं, एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन, डिग्री 2, लीडिंग कोएफिशिएंट्स की रेशियो कितनी, 1, आंसर कितना, 1। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आई होप कि तुमने पिछले लेक्चर्स को फॉलो किए। सो इसकी वैल्यू आ गई 1। इधर से ये आ गया एल, इधर से ये आ गया 1। अब एल 1 और 1 के बीच में स्क्वीज हो रहा है, तो फिर एल किसको अप्रोच कर रहा होगा, एल भी तो 1 को अप्रोच कर रहा होगा। सो एल एक लिमिटिंग वैल्यू है, तो मैं कह सकता हूं एल 1 है। एल 1 और 1 के बीच में 1 नहीं है, एल एक लिमिट है, ठीक है, एल एक लिमिट है। सो अगर कोई कंफ्यूजन है मतलब इसके रिगार्डिंग, ठीक है, ये मैंने एल जो दिया था ये लिमिट है बेटा। इक्वालिटी होल्ड ना करने से फर्क नहीं पड़ रहा, ये अप्रोच कर रहा है 1 को, ये अप्रोच कर रहा है 1 को, ये हमेशा दोनों के बीच में है, तो ये भी अप्रोच कर रहा होगा 1 को, ठीक है। अप्रोचिंग वैल्यू है, इसलिए हमारे लिए ये इक्वालिटी इनइक्वालिटी मैटर नहीं कर रही यहां पे, ठीक है। चलो, आई होप कि आपने इसको भी फॉलो करा। और फिर से देखो क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व नहीं हो रहा, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो अलजेब्रिकली कुछ सोचते हैं, इनके बीच में लाई कर रहा है। ये जो मैंने सोचा, यही काम सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका यहाँ से, ठीक है। ये अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, सो हमने अभी तक 3 एग्जाम्पल करे और तीनों में कुछ डिफरेंट हो रहा था। आई होप कि आपने फॉलो किया होगा। देखो बहुत ज़्यादा कोई बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं इस पर, बट हाँ एक अच्छा कंसेप्ट है जो आपको यहाँ पे भी हेल्प कर रहा है और आगे भी कुछ टिपिकल क्वेश्चंस में हेल्प कर सकेगा। टिपिकल क्या, अब इसका हम यूज़ करेंगे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट को ड्राइव करने के, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक जो लिमिट्स है ना, उनके जो फॉर्मूला है उसको ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस सैंडविच थ्योरम, ठीक है। चलो, ये आई थिंक ये क्लियर हो गया हमारी सैंडविच थ्योरम। इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आपको डीपी में मिलेंगे, उसको ट्राई करना और फिर डाउट पूछना, वो अगर होगा तो। जेईई मेंस में एक बार इसका क्वेश्चन आया था, सिंपल सा क्वेश्चन था, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले पे था और सेम प्रॉपर्टी जो हमने आज पढ़ी वही प्रॉपर्टी एक बार लग रही थी। क्लियर। सो आगे हम करेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, उसको ड्राइव करेंगे विद हेल्प ऑफ दिस सैंडविच थ्योरम। फिर उस पर कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत सारे क्वेश्चंस आपका एक खुल जाएगा, एक पिटारा खुल जाएगा क्वेश्चंस का एकदम से। किसके बाद, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के बाद। चलो, सो मिलते हैं जल्दी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के साथ।